ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज अगर आप आज के टाइम पे देखें तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण है यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दूसरे कंट्रीज की कंपनीज हैं वो हमारी कंट्रीज में आकर बिजनेस रन कर रही हैं और हमारी कंट्रीज के जो कंपनीज हैं वो दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस रन कर रही हैं, प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, चाहे वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपना प्लांट सेटअप करके हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हो। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है कि एम्प्लॉइज का भी एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब है कि अदर कंट्रीज के एम्प्लॉय इंडिया में आके वर्क करेंगे, इंडिया के एम्प्लॉय दूसरे कंट्रीज में जाके वर्क करते हैं। तो ऐसे में कल्चर जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलता है। भाई इंडिया का एम्प्लॉय है, वो दूसरे कंट्री में जाएगा तो उसको दूसरा कल्चर देखने को मिलेगा। अभी तक इंडिया में था तो इंडियन कल्चर देखता था, अब दूसरे कंट्री में चला गया तो वेस्टर्न कल्चर देख रहा है। मान लीजिए अमेरिका गया तो वहां पे वेस्टर्न कल्चर को उसको डील करना पड़ेगा। तो जब अलग अलग कंट्री के कंपनीज जो है अलग अलग कंट्रीज में जाकर बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं तो ऐसे में उनको क्रॉस कल्चर से डील करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोगों से अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉय को डील करना पड़ता है। तो उनको जो अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉयज हैं उनको लीड करने के लिए ग्लोबल लीडरशिप की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कि ऐसे कुछ लीडरशिप क्वालिटीज जो ग्लोबली वर्क करते हो, जो ग्लोबली कहीं पे भी किसी भी कल्चर में चले जाएं वहां के एम्प्लॉय को जो है वहां पर मैनेज किया जा सकता है। तो उसी को ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। यानी कि ऐसी कॉम्पिटेंसीज, ऐसी कैपेसिटी लीडरशिप की जो कि ग्लोबली वर्क करे, कहीं पे भी किसी भी कल्चर में जाए वो वर्क करे। ठीक है, तो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू बी सक्सेसफुल लीडिंग इन अ क्रॉस कल्चर एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट। तो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज क्या हो गए? ये नॉलेज, स्किल्स और एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है जिसका इस्तेमाल क्रॉस कल्चर और इंटरनेशनल एनवायरमेंट में लीड करने के लिए किया जाता है, लीडरशिप को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो इट इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल एबिलिटीज एंड पर्सनल ट्रेट्स लाइक कल्चर इंटेलिजेंस, ग्लोबल माइंडसेट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड एडॉप्टेबिलिटी। क्लियर? तो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटिशंस में कौन कौन सी चीजें आ गई? कॉग्निटिव स्किल्स जरूरी है, इंटरपर्सनल एबिलिटीज जरूरी है, पर्सनल ट्रेट जरूरी है जैसे कि कल्चरल इंटेलिजेंस हो गया, यानी कि कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। अब इंडिया का कोई एम्प्लॉय है, वो बाहर की कंट्रीज में जा रहा है और लीडरशिप एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा तो उसको वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। उसके जो भी जिस भी कंट्री में जा रहा है उस कंट्री का कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इंडिया का हूं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही वो बात करे, नहीं, ग्लोबल माइंडसेट, वो ग्लोबली सोचे। तो वहां पर आपको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं डील करना है बल्कि उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसको लीड करना होगा। स्ट्रेटजिक थिंकिंग, स्ट्रेटजी आपको बनाने आनी चाहिए और एडाप्टेबिलिटी, आप खुद को भी जो है दूसरे कल्चर में अडॉप्ट कर सके, इस तरीके की जो है कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और अगर ऐसी कैपेबिलिटीज किसी भी लीडर्स में है तो वो अच्छे से जो है लीडरशिप एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा, सक्सेसफुली वो लीड कर पाएगा डिफरेंट कल्चर में और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज है जो कि आपने देख ली, कल्चरल इंटेलिजेंस, ग्लोबल माइंडसेट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एडॉप्टेबिलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज हैं। सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट, शोइंग सेंसिटिविटी एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड। ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है कि जो भी लीडर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को समझ सके, उसको अडॉप्ट कर सके और दूसरे जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके बैकग्राउंड को समझे, उनसे सेंसिटिविटी रखे। ये नहीं कि एकदम रिजिड हो जाए, नहीं मैं इंडियन हूं तो मेरे अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा, नहीं, उनके अकॉर्डिंग उनके पर्सपेक्टिव को भी समझिए और उनके अकॉर्डिंग जो है वहां पर उनको डील करिए। क्लियर? इसी तरीके से थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम अ ब्रॉड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। यहां पर क्या है, जो ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज में है तो एम्प्लॉयज को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, ना कि अपने स्पेसिफिक कंट्री के पर्सपेक्टिव से। रिकॉग्नाइजिंग ग्लोबल कनेक्शन एंड showing a passion for learning about different culture and आइडियाज। तो उसके पास पैशन होना चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए कि वो डिफरेंट कल्चर और आइडियाज को लर्न करे। बीइंग कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी एंड चेंज। भाई अलग अलग कंट्रीज में आपको जाके डील करना होगा, अलग अलग कल्चर के लोगों से डील करना होगा। तो ऐसे में जो लीडर है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अनसर्टेनिटी और चेंज को डील कर सके, उसमें कंफर्टेबल हो, उससे वो घबराए नहीं, कि स्ट्रेटजीज को, अपने एक्शंस को वो एडजस्ट कर सके डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट एनवायरमेंट में, एंड डिमोस्ट्रेटिंग रेजिलियंस इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी वो
रेजिलेंट रहे। क्लियर? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन एंड हाउ दे अफेक्ट अदर। यानी कि जो लीडर है, जो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कल्चर में जो है लीडरशिप एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला है, उसको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन करना है उसको जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो खुद के इमोशंस को समझ सके और उसका खुद का इमोशन कैसे दूसरों को अफेक्ट करेगा वो भी जो है उसको आइडिया होना चाहिए। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली अक्रॉस कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड जियोग्राफिक बैरियर्स, स्पेशली इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। यानी कि जो लीडर है उसके पास डिफरेंट कल्चर के लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंट कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी लैंग्वेज के भी बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो इफेक्टिवली दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, जो अदर कल्चर से हैं उनसे वो कम्युनिकेट कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑनेस्टी हो गया, नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब तो होते ही हैं, ये सब भी होने भी चाहिए। इनके अलावा अगर ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो वहां पर कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी और चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें कंफर्टेबल हो लीडर, तभी जो है वो डिफरेंट कल्चर को डील कर पाएगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो डील कर पाएगा। क्लियर? ये ग्लोबल लीडरशिप कॉम्पिटेंसी है। अब डिफरेंट कल्चर किस तरीके से लीडरशिप को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से डिफरेंट कल्चर जो है वो लीडरशिप को अफेक्ट करते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि सोशल कल्चर और लीडरशिप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या किस तरीके से जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो लीडरशिप स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी स्टडी के लिए, इसकी नॉलेज के लिए ग्लोब स्टडी की गई, GLOBE, ग्लोब स्टडी की गई। तो रॉबर्ट जे हाउस ने 1990s में इस ग्लोब स्टडी को इनिशिएट किया था, और फिर वहां पर जो है बाद में और सारे रिसर्चर्स, तकरीबन 500 रिसर्चर्स जो है इसमें ज्वाइन हुए और 150 कंट्रीज में उन्होंने रिसर्च किया। किस चीज को जानने के लिए रिसर्च किया? टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटल कल्चर एंड लीडरशिप। सोसाइटल कल्चर और लीडरशिप के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझने के लिए जो है स्टडी की गई। टू एग्जामिन हाउ कल्चरल वैल्यूज एंड लीडरशिप स्टाइल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज। किस तरीके से कल्चर वैल्यूज और जो लीडरशिप स्टाइल है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट सोसाइटी में। द प्राइमरी गोल इज टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन कल्चरल वैल्यूज एंड लीडरशिप। प्राइमरी गोल क्या था ग्लोब स्टडी का? कि लिंक को समझा जा सके कल्चर वैल्यूज और लीडरशिप में, विद द एम ऑफ डिटरमाइनिंग व्हिच लीडरशिप ट्रेट आर कंसीडर्ड इफेक्टिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा लीडरशिप ट्रेट जो है वो इफेक्टिव है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए ये ग्लोब स्टडी की गई थी। क्लियर? कि किस तरीके से कल्चर वैल्यू और लीडरशिप जो है वो लिंक्ड है, और किस तरीके से कौन सा लीडरशिप ट्रेट ऐसा है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इफेक्टिव रहेगा। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोब स्टडी किया गया था। इनिशिएट किसने किया था? रॉबर्ट जे हाउस ने। बाद में इसमें 500 से ज्यादा रिसर्चर्स ज्वाइन हुए और उनका जो है उनके जरिए 150 कंट्रीज में जो है डेटा कलेक्ट किया गया और इसको स्टडी की गई। तो जो ग्लोब स्टडी है उसने 9 कल्चरल डायमेंशन को फाइंड आउट किया और 6 कल्चरली इंडोर्स्ड लीडरशिप स्टाइल को फाइंड आउट किया। ग्लोब स्टडी से 9 कल्चरल डायमेंशन फाइंड आउट हुए और 6 जो है लीडरशिप स्टाइल फाइंड आउट किए गए। क्लियर? ग्लोब का फुल फॉर्म क्या था? ग्लोब स्टैंड फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। यहां पर जो ग्लोब है इसका फुल फॉर्म है क्या है? ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। क्लियर? किसने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था? रॉबर्ट जे हाउस ने 1990s में इसको स्टार्ट किया था। मेन मोटिव यही था कि कल्चरल वैल्यूज और लीडरशिप के बीच में क्या लिंक है उसको समझा जा सके, और कौन सा लीडरशिप ट्रेट है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है इफेक्टिव रहेगा। क्लियर? तो स्टडीज में क्या फाइंड आउट हुआ? 6 ग्लोबल लीडरशिप बिहेवियर को फाइंड आउट किया गया। 6 लीडरशिप बिहेवियर जो कि ग्लोबल थे उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया। पहला क्या है? करिस्मेटिक और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। करिस्मेटिक और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। तो करिस्मेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो लीडर है वो अपने पर्सनल चार्म, अपने कॉम्पेलिंग विजन या फिर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल से जो है वो मोटिवेट करता है। तो इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज। तो जो करिस्मेटिक या फिर वैल्यू बेस्ड लीडर हैं वो जो अदर एम्प्लॉइज हैं उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसके बेसिस पे? शेयर्ड वैल्यूज के बेसिस पे, अपनी कम्युनिकेशन के स्किल्स के बेसिस पे, अपने पर्सनल चार्म के बेसिस पे। इसी तरीके से तो दूसरा लीडरशिप स्टाइल था दैट इज टीम ओरिएंटेड लीडरशिप। टीम ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या है कि इट फोकस ऑन बिल्डिंग टीम एंड क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। तो यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टीम बिल्ड पे फोकस किया जाता है
और उस टीम में एक सेंस क्रिएट किया जाता है कि वो जो टीम है उनका सबका एक कॉमन पर्पज है और उसी को अचीव करने के लिए वो काम करते हैं, मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स अदर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या है कि यहाँ पर बाकियों को, जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी टीम मेंबर्स है, सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, पार्टिसिपेट करा जा रहा है। यहाँ पर अकेले अकेले ऑटोनॉमी नहीं है, यहाँ पर लोग अकेले अकेले डिसीजन मेकिंग नहीं करे, बल्कि सब लोग मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। वहीं पर जो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है दैट इज ह्यूमन ओरिएंटेड। ह्यूमन ओरिएंटेड में क्या है कि यहाँ पर जो है किस पे फोकस किया जाता है, दयालुपन पे, समझदार होने पे, सपोर्टिव होने पे, यानी कि ह्यूमन ओरिएंटेड है तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए दयालुपन दिखाएं, कॉम्पैशनेट रहें। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल दैट इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ऑटोनोमस पे फोकस किया जाता है। जैसे यूएसए में आप देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे तो वहां पर बॉसिज्म वाला रोल चलता है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, वहां पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, वहां पर किसी से डिसीजन मेकिंग में किसी को जो है इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। क्लियर। लेकिन वहीं पर कुछ कंट्रीज है जहां पर पार्टिसिपेटिव, जैसे जापान, तो जापान में सब लोग मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चर को स्टडी करके ये 6 टाइप के लीडरशिप को फाइंड आउट किया गया। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट था दैट इज सेल्फ प्रोटेक्टिव। इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लीडर एंड द ग्रुप। सेल्फ प्रोटेक्टिव, तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल था, यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी सेफ्टी पे और लीडर और ग्रुप की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं। तो ये 6 लीडरशिप स्टाइल को ग्लोब स्टडी में फाइंड आउट किया गया। वहीं पे जो 9 कल्चर डायमेंशंस थे, कल्चर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कल्चर वेरी अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि जो कल्चर है वो किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करता है। क्लियर। और इसके लिए बेस्ट जो मॉडल है वो गियर्ट हॉफस्टीड का है, जो जहां पर 6 कल्चर डायमेंशन जो है बताए गए हैं। लेकिन ग्लोब स्टडी में 9 कल्चर डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट किए गए। पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविटीज्म, इन ग्रुप कलेक्टिविटीज्म, जेंडर इगैलिटेरियनिज्म, असर्टिवनेस, फ्यूचर ओरिएंटेशन, ह्यूमन ओरिएंटेशन एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। पहला पावर डिस्टेंस, यानी कि द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्टेंस यानी कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, तो ये एक कल्चर हो गया। क्लियर, ये कल्चर डायमेंशन हो गया। वहीं पर दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहां पर लोग अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए वर्क करते हैं। सोसाइटीज कंफर्ट लेवल विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्युइटी व्हिच कैन लीड टू स्ट्रिक्ट रूल एंड लॉस फॉर अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच। अब जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाले कल्चर होंगे वो लोग क्या करेंगे, वो स्ट्रिक्ट रूल और लॉस को फॉलो करेंगे जिससे कि कभी कोई दुर्घटना ना हो। क्लियर, कोई अनसर्टेनिटी ना हो। इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म, द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी इंकरेज एंड रिवॉर्ड कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड एक्शन। इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, वो रिसोर्स और एक्शन को कलेक्टिवली जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरीके से है इन ग्रुप कलेक्टिविटीज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैमिलीज में, ग्रुप में जो है वहाँ पर प्राइड, लॉयल्टी और कोहेसिवनेस को शो किया जाता है। क्लियर, इन ग्रुप को कलेक्टिविटीज पर नेक्स्ट जो कल्चरल डायमेंशन है दैट इज जेंडर इगैलिटेरियनिज्म, यानी कि यहाँ पर क्या है कि डिग्री टू विच द जेंडर बेस्ड रोल एंड इनइक्वलिटीज आर मिनिमाइज। बहुत सारे ऐसे कल्चर होंगे जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी दिखेगी और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होंगे जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी नहीं शो होती है। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जेंडर इगैलिटेरियनिज्म यानी कि ऐसे कल्चर जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी होती है, और वहीं पर ऐसे भी कल्चर होंगे जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी नहीं होती होगी। वहीं पर नेक्स्ट है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। हाउ मच इंडिविजुअल्स आर इनकरेज टू बी टफ, असर्टिव एंड डिसिसिव इन देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर देखने को मिलेंगे जहां पर असर्टिवनेस भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 7th कल्चर डायमेंशन है दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेशन, द एक्सटेंट टू विच पीपल इंगेज इन फ्यूचर ओरिएंटेड बिहेवियर, जैसे कि प्लानिंग, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर के लोग देखेंगे आपको जहां जो कि फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं, प्रेजेंट को कम जीते हैं, फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं। वहीं पर जैसे इंडियन कल्चर है तो इंडियन कल्चर में आप ये चीज़ देखने को मिलेगा कि फ्यूचर ओरिएंटेशन होते हैं। वहीं पर अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाओ तो प्रेजेंट को जीते हैं। क्लियर। इसी तरीके से 8th है ह्यूमन ओरिएंटेशन, द डिग्री टू विच अ सोसाइटी इनकरेज एंड रिवॉर्ड इंडिविजुअल फॉर बीइंग फेयर, एल्ट्रुइस्टिक एंड जनरस। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। तो
ह्यूमन ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि वो सोसाइटी, वो कल्चर जहां पर लोग, जो सोसाइटी है, वो ऐसे इंडिविजुअल को इनकरेज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं जो फेयर होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो जनरस होते हैं। वहीं पर नाइन्थ है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी कि द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी इनकरेज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड एक्सीलेंस, यानी कि कोई इंडिविजुअल है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है, अपनी एक्सीलेंस को इंप्रूव कर रहा है, तो सोसाइटी उसको रिवॉर्ड करती है। तो ये जो है 9 कल्चरल डायमेंशन जो है वो ग्लोब स्टडी में फाइंड आउट किया गया। कल्चर डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि हाउ कल्चर वेरी अक्रॉस कंट्रीज,